हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो हमारा आज का वीडियो है अबाउट हाउ टू बिल्ड योर सीवी फॉर ईएसजी जॉब्स। सो आज की डेट में वी कैन सी लिंक्डइन में या कहीं पर भी और अलॉट मैनी जॉब्स आर अवेलेबल विच आर रिलेटेड टू ईएसजी, but we do not understand how to prepare a CV in order to get it shortlisted by the potential employer. So as mostly ये तब होता है if we do not have the relevant education or experience or skill set, or otherwise if we are switching the career from some another field to this field. So ये situation में we do not understand how to build a CV in order to finally get a job in this field. So this video is basically to help you around CV building and उसमें क्या क्या लिखना चाहिए और फाइनली क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि झूठ तो लिख नहीं सकते। सो ऑफकोर्स वी हैव टू हैव दोज स्किल सेट ऑल्सो। सो इस वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, एंड व्हाट इफ़ वी डू नॉट हैव दैट एजुकेशन बैकग्राउंड, देन क्या इसके अलावा सीवी में क्या लिखना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ये सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट काइंड ऑफ ईएसजी जॉब्स आर देयर। सो आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि ये फील्ड का काइंड ऑफ एक चार मोटा मोटा साइड है। उसके आगे उसके बहुत सारे बाइफर्केशन यानी कि सब साइड्स हैं, बट मेजरली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक है जहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, एक साइड है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईएसजी ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस की, एक साइड है जहाँ पर हम ईएसजी रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, और एक साइड है जहाँ पर हम ईएसजी एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। नाउ जहाँ पर पहला साइड है विच इज़ रिलेटेड टू रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर और द कंसल्टिंग साइड, बेसिकली वो जो कंसल्टिंग साइड है वहाँ पर मेजरली 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो है रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर मतलब आपको AR, SR, IR यानी कि एनुअल रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, एंड देन उसको डिस्क्लोज करना आना चाहिए। उसका डिस्क्लोजर मतलब आपका क्लाइंट जिस भी फ्रेमवर्क के थ्रू डिस्क्लोजर करना चाहता है, विच कैन मोस्टली तो लोग GRI का ही लेते हैं, इसके अलावा UNGC, SASB, TCFD, NGRBC, UNSDG, a lot many disclosures are available, right? तो बेसिकली कंसल्टिंग पार्ट में 3 मेजर चंक्स हैं। एक तो रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर है, मतलब प्रॉपर रिपोर्ट लिखना यानी राइटिंग, एंड डिस्क्लोजर मतलब उसकी मैपिंग करना विद द रेलेवेंट फ्रेमवर्क। सेकेंड पार्ट है कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कि हाउ वेल आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन योर रिपोर्ट। सो रिपोर्ट लिखते वक्त बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना वर्बोज होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ इन्फोग्राफिक्स शुड बी यूज्ड, और कितना क्या क्या चीज़ें कॉल आउट्स होनी चाहिए, क्या मेजर चीज़ें हैं, किस चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए, किस सेक्शन को ओमिट करना चाहिए, पेज कैसे दिखना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स कम्स इन अ कम्युनिकेशन पार्ट। देन कमिंग टू फाइनल विच इज़ अ टेक्निकल कंसल्टिंग, यानी कि स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना, अपने क्लाइंट को ये बताना कि वो उनका जो भी गोल या टारगेट है उसको वो कैसे अचीव कर सकते हैं, उसका एक रोड मैप क्रिएट करना और क्लाइंट को हेल्प करना वो गोल या टारगेट को रीच करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लाइंट कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना चाहते हैं और उनका एम है 2030, देन एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू प्रिपेयर ए स्ट्रैटेजी फॉर इट। आप एक रोड मैप क्रिएट करते हो, उनके शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करते हो, एंड देन आपका क्लाइंट उन गोल्स को एग्जीक्यूट करके फाइनली अपना टारगेट अचीव कर सकता है। ये जो 3 बिट हैं विच इज़ रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कंसल्टेशन या स्ट्रैटेजी कंसल्टेशन, ये तीनों चीज़ जो आती हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंसल्टिंग। देन जो सेकेंड मेजर चंक है इट इज़ रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, ऑडिट और एश्योरेंस। सो अब ये सारी रिपोर्ट का एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस होता है। सो एक मेजर ग्रुप इज़ अवेलेबल, फॉर एग्जांपल EY, DNV, अ लॉट मैनी एश्योरेंस का कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो क्या करते हैं ये सारे रिपोर्ट्स को कुछ लोग वॉलेंटियरली एश्योर कराते हैं, कुछ रिपोर्ट्स मैंडेटरी होती हैं जिनका एश्योरेंस मैंडेटरी होता है। नेवरदलेस
एक एश्योरेंस का पूरा साइड है वेयर यू कैन लर्न हाउ टू ऑडिट, कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, एंड देन फाइनली हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ योर इंस्पेक्शन और ऑडिट। ये सारा जो पूरा पार्ट है ये एक एश्योरेंस का साइड है। देन थर्ड सेक्शन इज रिलेटेड टू ESG रेटिंग का साइड, वेयर पीपल आर रेटिंग ऑल दीज कंपनीज जो अपने पब्लिक डोमेन में अपना फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जो भी उनका अचीवमेंट है या जो भी डिस्क्लोजर है उसको जो भी उनका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनको फाइनली डिस्क्लोज कर रहा है। रेटिंग कंपनी क्या करती हैं, उन्हीं डिस्क्लोजर्स के थ्रू यानी पब्लिक डोमेन में उस कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको रीड करके, उसको रिसर्च करके, एनालाइज करके एक रेटिंग डिसाइड करती है या एक स्कोर डिसाइड करती हैं जो एट द एंड इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं टू फाइनली अंडरस्टैंड कि किस कंपनी का ESG परफॉर्मेंस कैसा है एंड वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। ये पूरा का पूरा एक ESG रेटिंग का पार्ट है। एंड देन थर्ड पार्ट इज एग्जीक्यूशन पार्ट। एग्जीक्यूशन एज इन जैसे ही कंसल्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, हम हमारे क्लाइंट को बता रहे थे कि कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए ये स्टेप्स हैं, आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे देन आप उन्हें अचीव कर सकते हो। एग्जीक्यूशन मतलब कि अब आप क्लाइंट साइड में ही वर्क कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल ऑन टॉप ऑफ माय हेड से आप किसी सीमेंट कंपनी या कह दीजिए अल्ट्राटेक के लिए काम करते हैं और अल्ट्राटेक ने कमिटमेंट किया है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 तक अचीव कर लेंगे। आपने एक कंसल्टेंट के थ्रू स्ट्रैटेजी बनवा लिया है और उसकी हेल्प के थ्रू आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बट नाउ जो बंदा या बंदी जो उस फील्ड में रह के उस पूरी की पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा वो है एग्जीक्यूशन का साइड, राइट। तो बेसिकली एज अ कंसल्टेंट यू आर टेलिंग देम व्हाट टू डू, बट what exactly is happening on the ground is happening in the execution side. So that is the fourth section. यही 4 सेक्शन के बारे में ये स्लाइड में आप देख सकते हैं। देयर इज़ अ रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, टेक्निकल कंसल्टिंग एंड देन कम्युनिकेशन एंड देन देयर इज़ अ सस्टेनेबिलिटी, एग्जीक्यूशन, एश्योरेंस एंड एनालिसिस एंड रिसर्च। सो ये ही 4 मेजर चंक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट एजुकेशनल बैकग्राउंड इज नीडेड फॉर दिस फील्ड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ESG के ओपनिंग्स देखते होंगे तो उसमें जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसमें ये 3-4 एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में ही वो बात करते हैं। मोस्टली दे आर लुकिंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री पीपल, बट आई हैव सीन कुछ जगह पे दे आर ऑल्सो ओके इफ़ यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, बट इफ़ यू हैव अ मास्टर डिग्री देन ऑफकोर्स यू हैव अ लेवरेज ओवर बैचलर डिग्री का पर्सन। वॉट आर दीज 4 डिग्रीज? First degree is environmental science or sustainability. So for example, if you have done BSc or any bachelor's or master's related to environmental science or sustainability, या आपने business या finance पढ़ा है, और otherwise if you have done social science का कुछ भी, तो this social science is basically ESG के social section में आपको बहुत help करता है। और lastly if you are from engineering background, now इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो लोग जिन्होंने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की है या सस्टेनेबिलिटी या एनर्जी या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उन लोगों के लिए इस फील्ड में एंट्री अ लिटिल बिट ईजियर एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने CS किया है, IT किया है। इवन वो भी नहीं, वो लोग भी रेटिंग और उसमें जा सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देन इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल। नाउ what if you do not have that relevant education? इस अगर मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है, ये डिग्री नहीं है, देन व्हाट? क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी रेलिवेंट एजुकेशन देन देयर आर फ्यू स्टेप्स विच यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू फाइनली गेट अ जॉब और फाइनली ये ESG प्लेस में घुसने के लिए ये आप कुछ स्टेप्स हैं जो कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि गेन रेलिवेंट स्किल्स एंड नॉलेज। अ लॉट मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन द ओपन प्लेस, यू डू नॉट हैव टू डू अ पेड कोर्स। जिस दिन से ये चैनल शुरू हुआ है आई कीप एम्फेसाइजिंग ऑन इट, कभी भी इस फील्ड में घुसने के लिए यू डू नॉट हैव टू पे फॉर इट। अ लॉट मैनी फ्री कोर्सेस आर अवेलेबल जो कि इनफ है इस फील्ड में एंट्री के लिए। And believe me, do not pay for any course and I'm talking about some big courses. अगर आप छोटा मोटा इधर उद्यमी में या कहीं पर 500-1000 रुपये पे करके if you are learning something that is fine,
बट उस बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अ लॉट मच ऑफ गुड मटेरियल इज़ अवेलेबल, जो कि इतना इनफ है कि आप इस फील्ड में एंट्री कर सको। इसके अलावा जो मेजर इसके कोर्सेज हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, बिकॉज दे हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, दे अंडरस्टैंड कि क्या बातें हो रही हैं। ओके, बिकॉज ये जो फील्ड है इट इज़ मोर रिलेटेड टू रिसर्च एंड राइटिंग एंड लर्निंग। मतलब ये मैथ्स नहीं है कि आपने ए और बी जोड़ा और आपको सी मिल जाएगा। तो आपको इनके कोर्सेज में बहुत ज़्यादा थेटिकल कोर्स मिलेंगे, ऐसे एग्जीक्यूशनल नहीं मिलेगा आपको। कोर्स में बहुत हद तक कोई ये बता नहीं पाएगा कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री कोर्सेज। ओके, फ्री कोर्सेज में आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज इसके बारे में हो जाएगी, और उतना स्किल सेट एक्वायर करना और उतना नॉलेज एक्वायर करना ही ज़रूरी है अगर आपको एक जॉब चाहिए इसमें। ठीक है। सेकेंड इज़ वॉलंटियर एंड इंटर्न। ऑफकोर्स अगर आप अगर आपके पास अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्री नहीं है, आपका CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, बट अगर आपने ESG के किसी प्रोजेक्ट में वॉलंटियर कर दिया या अगर आपने ESG से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप कर दी, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू फाइनली गेट अ फुल टाइम रोल। तो ऑफकोर्स गो फॉर इट, इवन इफ इट इज़ अ अनपेड इंटर्नशिप, गो फॉर इट। ऑफकोर्स अगर आपको पेड नहीं मिल रही है तो सो यू गिव योर सेल्फ अ टाइम। आप देख लो, आप अपने आप को एक टाइम दो कि मैं इतने टाइम तक तो ट्राई करूँगा, नहीं मिल रही है तो देन अनपेड इंटर्नशिप के लिए ही अप्लाई कर दो। बिकॉज आफ्टर ऑल इंटर्नशिप सिर्फ 2-3 महीने, 3 महीने या 6 महीने की होगी, एंड वो आपको इतना एक्सपीरियंस दे देगी कि आप एक फुल टाइम रोल को बहुत आराम से ले सकते हो। और नाउ डेज तो वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप भी अवेलेबल हैं, तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए, घर बैठ के आपको कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, एंड देन फाइनली आप एक फुल टाइम रोल भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू नेटवर्किंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इफ यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट उनके लिए भी जिनके पास रेलेवेंट डिग्री है। सो वाइल यू आर गेटिंग दिस स्किल सेट एंड नॉलेज एंड और अदरवाइज अगर आप वॉलंटियर कर रहे हो, इंटर्न कर रहे हो, मीन वाइल आप लिंक्डइन में अपना नेटवर्किंग बढ़ाते रहो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर रीडिंग सम ब्लॉग और आपको वो ब्लॉग पसंद आया है, तो चेक किसने वो ब्लॉग लिखा है एंड लेट दैट पर्सन नो कि आपने ये ब्लॉग बहुत अच्छा लिखा है और ये पॉइंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। दिस इज़ द वन वे टू नेटवर्क विद द पीपल। बिकॉज जब आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, यानी कि जब आप किसी एजेंडा से बात नहीं कर रहे हो, नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो, वो नेटवर्किंग बहुत ही फ्रूटफुल निकल जाती है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर नेटवर्किंग विद द पीपल राइटिंग कि आई नीड अ जॉब, विल यू हेल्प मी टू गेट मी अ जॉब। बट इफ़ यू आर नेटवर्किंग टू प्रेज देम, टू लेट देम नो कि वो जो भी अभी लिख रहे हैं, उन्होंने जो भी अभी ब्लॉग लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वो बहुत अच्छा था, या उन्होंने जो ये पोस्ट किया है उसने उन्हें बहुत हेल्प की है, दिस काइंड ऑफ स्टेप विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। नाउ द फोर्थ इज बी ओपन टू स्टार्ट एट लोअर लेवल। ये बेसिकली उनके लिए है जो अपना करियर स्विच कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बीन एन IT इंजीनियर एंड नाउ यू वांट टू स्विच इनटू ESG फील्ड, आई वुड सजेस्ट कि ट्राई करो, आप जिस लेवल पे हो आपको उसी लेवल में ही ESG में मिल जाए। बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, देन यू हैव टू बी ओपन टू स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर लेवल। देन यू कैन नॉट बी कि सी मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मैं अब अपने लेवल के नीचे की जॉब नहीं करूँगी। नो, यू हैव टू एडजस्ट अ लिटिल बिट। देन अगर आप ऐसा कुछ आपके साथ है कि आपको स्विच करना है कहीं से कहीं या कुछ भी ऐसा है, then if you are applying for a lower position, you might have a possibility to get shortlist. And then lastly is tailor your resume and cover letter. Why am I saying this? Because जब भी हम कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ही CV बना लेते हैं और वही हर जगह अप्लाई करते रहते हैं। रादर देन डूइंग दिस, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रिज्यूमे को you can tailor your resume as per the requirement of company, as per the roles and responsibilities which are written in the JD, एंड उसी हिसाब से अपने रिज्यूमे और कवर लेटर को अगर आप टेलर करके फाइनली जब आप अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे शॉर्टलिस्ट होने के। ओके, नाउ मूविंग अहेड, कौन से स्किल सेट
आपकी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए। मतलब अभी तो बहुत सारे स्किल सेट्स आर आर अवेलेबल, मतलब कितने सारे स्किल सेट सीख लोगे आप। तो आप के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइनली कौन से स्किल सेट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या जो जिनका रिक्वायरमेंट है फॉर अ स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे पहले ही आई हैव टोल्ड यू कि बेसिकली ईएसजी फील्ड में आई हैव सीन कि 4 तरीके के ही जॉब्स हैं। एक तो जॉब है विच इज़ रिलेटेड टू कंसल्टिंग, जिसमें आप रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। एक है जो कि ईएसजी रेटिंग है, जिसमें आप डेटा एनालिसिस, रिसर्च एंड फाइनली आर्टिकल राइटिंग एंड या ये सब चीज़ों की बात कर रहे हो। देन कमिंग टू एश्योरेंस, जिसमें आप इंस्पेक्शन, ऑडिट, रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहे हो। एंड देन फाइनली कमिंग टू एग्जीक्यूशन साइड, जिसमें आप फाइनली एग्जीक्यूट कर रहे हो चीज़ों को। ये सारी चीज़ों एक रोड मैप को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक फील्ड पे काम कर रहे हो कि कैसे सीएसआर एक्टिविटी करनी है, कैसे कार्बन एमिशन को कम करना है, कैसे कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली कम करने हैं, कैसे वेस्ट रिडक्शन करना है, कैसे वाटर कंजम्पशन का रिडक्शन करना है। ये सारी चीज़ों को फाइनली एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। सो ये 4 चंक्स के हिसाब से अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ स्किल सेट लिख दिए हैं विच आर वेरी, मतलब बहुत ही छोटे वर्जन में आई हैव रिटन इट। उसके ही आसपास यू कैन लर्न थिंग्स। नाउ द गुड पार्ट इज, अगर यहाँ से इस स्लाइड से यू कैन सी दैट व्हाट कम्स नेचुरली टू यू। नाउ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि अगर कोई स्किल सेट है जो आपके अंदर नेचुरली आता है, विच यू डू नॉट हैव टू लर्न, or otherwise I would like to say that you do not have to push yourself to learn that skill. Check what what skill set comes naturally to you. जो भी स्किल सेट आपके पास नेचुरली आते हैं ना, अगर आप उस फील्ड में काम करोगे देन यू विल एंजॉय एंड सस्टेन मोर। सो नाउ कमिंग टू फर्स्ट रोल विच इज़ अ सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट। ये हमारा रेटिंग का पार्ट है। रेटिंग इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट की बहुत वैकेंसी आती है। तो इसमें आपको डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग आना चाहिए। डेटा एनालिसिस मतलब क्या आना चाहिए आपको, एमएस ऑफिस, बेसिकली एमएस एक्सेल आना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए आप एडवांस एमएस एक्सेल सीख लो, ठीक है। एडवांस एमएस एक्सेल के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं इन द मार्केट। बहुत सारे कोर्सेज आपको यूट्यूब में ही मिल जाएंगे, और ये कोई भी कोर्स इतने बड़े नहीं है कि आपको बहुत दिन लगेंगे। यू कैन लर्न इट इन अ वीक, दैट इज़ मैक्स। तो डेटा एनालिसिस के लिए आई वुड सजेस्ट आप एमएस एक्सेल सीख लो। रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड फ्रेमवर्क है। वाई एनालिस्ट के लिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड फ्रेमवर्क्स आर रिक्वायर्ड। सो द थिंग इज, अगर आप एनालिस्ट की पोजीशन में हो, यानी कि आप अगर रेटिंग कंपनी में हो और आपको ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कैसी दिखती हैं, फ्रेमवर्क कैसे होते हैं और वो रिपोर्ट में कैसे मैप होते हैं, अगर आपको इसकी नॉलेज है देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू डू द रिसर्च वर्क, आई वुड से, ठीक है। तो बेसिकली रेटिंग कंपनीज के कुछ KPIs होते हैं, वो कुछ पिलर्स पे काम कर रहे होते हैं और उन पिलर्स के लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है तुम्हें, और वो डेटा आप एक जगह पर डालते जाते हो। वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पब्लिक डोमेन में उस कंपनी का जो भी डेटा अवेलेबल है वो रीड करना होता है। यू कैन रीड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, मोस्टली पीपल रीड देयर रिपोर्ट, then investor presentation, then news articles, a lot many things people read to finally do a research on a company, ठीक है। तो if you have a basic knowledge of sustainability report and उसके सारे frameworks and उनका mapping कैसे होता है, then it will be very easy for you to become a sustainability analyst. Now having said that, I am not saying you have to become an expert of sustainability and framework, reporting and framework, okay। आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कैसी दिखती है, GRI फ्रेमवर्क कैसा दिखता है, और रिपोर्ट में ये फ्रेमवर्क कैसे मैप होते हैं। अब इसके लिए आपको कोई कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोई भी एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट खोलो या 2 खोल लो और उनको पढ़ो और आपस में कंपेयर करो। हर रिपोर्ट के सबसे लास्ट में एक इंडेक्स होता है जिसे GRI इंडेक्स बोलते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी लिखा होता है कि ये GRI का मैपिंग उन्होंने इस पेज नंबर पे किया है। आप उस पेज नंबर पे जाके वो मैपिंग चेक कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपने 2-3 भी पढ़ लिए, यू विल ऑलरेडी और यू विल
you will understand what sustainability reporting is and framework is. Now next is project management and stakeholder engagement. So this ये skill set आपको ऐसा आप कहीं से सीख नहीं सकते. You cannot learn this skill set ऐसे in a night कि आपने कहीं से project management सीख लिया. ये एक leadership या managerial skill set है जो आप over the period of time learn कर लेते हो. So it's not a big deal. I'm just writing it as a keyword कि अगर आप एज ए एनालिस्ट कोई जॉब ढूंढ रहे हो देन राइटिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एज अ स्किल सेट विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब. देन नेक्स्ट इज CSR मैनेजर और सस्टेनेबिलिटी मैनेजर. यहाँ ये आता है एग्जीक्यूशन वाली साइड में, यानी कि व्हेन यू आर ऑन द क्लाइंट साइड, व्हेन यू आर रियली एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग. तो CSR मैनेजर अगर आप CSR मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हो अगर आप, तो आपको CSR के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजी डेवलप कैसे करते हैं. मतलब अगर आपने कंसल्टेंट से स्ट्रैटेजी ले ली है तो उसको फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का पता होना चाहिए कैसा हुआ है ताकि आप उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर सको. राइट. सिमिलरली इफ़ यू आर अ सस्टेनेबिलिटी मैनेजर तो आपको क्लाइमेट, वाटर, वेस्ट, GHG एमिशन, ये सारी चीज़ों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. GHG में स्कोप 1, 2, 3 क्या होता है, रिडक्शन कैसे करना होता है. अगर आपको आपके कंसल्टेंट ने इनिशिएटिव बता दिए तो आप इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट कैसे करोगे. फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने के लिए आपके कंसल्टेंट ने आपको बताया है कि आपको LED लाइट यूज़ करनी चाहिए और सेंसर बेस्ड यूज़ करो कि अगर आप उस कमरे से कोई जा रहा है तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाए ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, तो इसका मतलब अब आपकी कंपनी में हर जगह पर लाइट लगवाने का जिम्मेदारी किसका? आपका. राइट. और उसके बाद उसको लगवाने के बाद ये चेक करने का कि ये सच में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है या नहीं. तो वो पीरियड जिस पीरियड में आपने लाइट चेंज किया है, से फॉर एग्जांपल 1 महीने 2 महीने, आप एक चेक करते हो ना, एक प्री एंड पोस्ट रिसर्च करते हो ना कि हाँ ठीक है पहले हमारा ये बिजली कंजम्पशन था या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था और ये इनिशिएटिव के बाद ये हो गया है. ये सारी जो चीज़ें होती है ये काम होता है वो जो एग्जीक्यूशन वाली साइड में है. ओके. Now coming to ESG research analyst, it is exactly the same as sustainability analyst. Analyst. ये ESG रिसर्च एनालिस्ट पोजीशन जो है ये बेसिकली अगेन आपको रेटिंग कंपनी में मिलेगी, बट ESG में बस इतना सा अंतर है कि आपको हो सकता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडलिंग आनी चाहिए. तो ये मेनली उनके लिए जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है. तो अगर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस या मॉडलिंग का मॉडलिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है देन ESG रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट में यानी रेटिंग कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो. अगर नहीं है देन आप ये स्किल सेट मतलब लर्न कर सकते हो. ये स्किल सेट है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यूट्यूब में कहीं से भी पढ़ सकते हो. एंड यू कैन राइट दिस इन योर CV कि मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडलिंग आता है, एंड देन देयर माइट मतलब आप अपने चांसेस बढ़ा लोगे CV शॉर्टलिस्ट होने के. नाउ कमिंग टू इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस मैनेजर, ये वो वाला 4 सेक्शंस में से वो वाला सेक्शन है जहाँ पर हम एश्योरेंस की बात कर रहे थे. तो इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको सारे इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आने चाहिए. अगर आप ESG कॉम्प्लायंस मैनेजर हो तो पूरे के पूरे ESG रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए. ESG मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि सारे ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. मेजरली आप जिस तरीके की कंपनी में जा रहे हो उस तरीके की ISO स्टैंडर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और देन लास्टली आपको कैसे ऑडिट और इंस्पेक्शन कैरी आउट करना होता है ये आना चाहिए. एंड देन उसकी रिपोर्ट फाइनली कैसे बनाते हैं ये आना चाहिए. नाउ हैविंग सेड दैट, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको आनी चाहिए. हर बार कोई भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए और कुछ चीज़ें आप सीखते हो. फॉर एग्जांपल ऑडिट एंड रिपोर्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप बिना फील्ड में या क्लाइंट की जगह पे जाके घर बैठे बैठे नहीं सीख सकते. तो दैट इज़ समथिंग यू विल लर्न इफ़ यू विल बिकम अ कॉम्प्लायंस मैनेजर. तो ये
यही पर्पज़ है मेरा आपको बताने का कि इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, और अगर आप इस रोल में गए तो क्या चीज़ें आप वहाँ से सीखोगे, फ्यूचर क्या है उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फाइनेंस स्पेशलिस्ट। अगेन इसमें आपको फाइनेंस के प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट या ESG इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये उनके लिए है जिनका फाइनेंस बैकग्राउंड है ऑफ कोर्स, और उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, उनको फाइनेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस पता है। तो इसमें से कुछ स्किल सेट हैं, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं तो कुछ स्किल सेट हैं जो आप सीख सकते हैं अभी, और कुछ स्किल सेट हैं जो आप इस तरीके के रोल्स में जाके सीख लोगे। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। क्लाइमेट चेंज इसलिए सेपरेट लिखा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू, एंड TCFD करके एक फ्रेमवर्क है जो पूरा सेपरेट है, जो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। तो ये बहुत सारी कंपनीज़ में क्लाइमेट चेंज के लिए एक सेपरेट पोजीशन निकलता है, और उसके लिए वो ये चाहते हैं कि आपको रिस्क असेसमेंट आना चाहिए, सिनेरियो एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको TCFD फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड अगर क्लाइमेट चेंज है या आपको क्लाइमेट साइंस समझता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करना आना चाहिए। नाउ अभी इसमें आप क्या क्या सीख सकते हो। रिस्क असेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल TCFD के कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं TCFD की वेबसाइट में, आप वहाँ जाके उनके सारे कोर्सेज करके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। दूसरी चीज़, रिस्क असेसमेंट के बहुत सारे कोर्सेज थोड़े कम प्राइस में उद्यमी में या फ्री में यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर एक जनरल एक बेसिक रिस्क असेसमेंट का नॉलेज ले सकते हो। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट आप इस तरीके के रोल में इन फ्यूचर सीखोगे। नाउ कमिंग टू सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, अगेन आपको ESG प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के बारे में आना चाहिए। नाउ यहाँ पर हमने लिखा है क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये तीनों जो हैं ये आप तभी सीखोगे जब आप इस रोल में जाओगे, ठीक है। तो ये आपका गोल होना चाहिए if you want to become a sustainability consultant. अगर someone is asking why, then your goal is that you want to learn about the client management, project management, stakeholder engagement if you are a fresher. Last is ESG इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको ESG प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस आनी चाहिए। यहाँ पर ESG इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस का फाइनेंस के साथ इंटीग्रेशन करना। तो ये जो रोल होता है इसमें आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस भी आना चाहिए और ESG भी आना चाहिए। तो ये रोल उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका फॉर एग्जांपल बैचलर्स जो है वो फाइनेंस में है, और मास्टर्स जो है वो सस्टेनेबिलिटी में है या इन्वायरमेंट में है या क्लाइमेट में है, और वाइस वर्सा कि बैचलर्स उनका इन्वायरमेंट में है बट उनका मास्टर्स जो है वो फाइनेंस में है। जो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है वो ESG इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इफ़ यू हैव अ नॉलेज ऑफ ESG प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, एंड इफ़ यू नो अबाउट how to make a investment decision making processes, if you know about financial analysis and modeling, then this role is very good for you. Having said that, अगर आपके पास ऐसा नहीं है but if you have a desire to learn it, again I am saying it, financial analysis and modeling, ये वाले जो कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू बिल्ड दीज स्किल सेट। ओके, इसके पहले आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि ये दोनों ये जितने भी 8 रोल्स हमने बताए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सारे रोल्स इसी के अराउंड होते रहेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो भी स्किल सेट हमने लिखे हैं या तो आप वो स्किल सेट सीख सकते हो, या ये स्किल सेट आपके पास नेचुरली आता है, यानी आपको ये पसंद है और इसीलिए आप इस तरीके के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो। ये 2 स्लाइड आपको इसी में ही हेल्प करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज 2 स्लाइड कि आपको क्या, किस फील्ड में जाना है, वहाँ से आप क्या सीखोगे और आप उनको क्या इनपुट दोगे, आप उनमें क्या वैल्यू ऐड करोगे उनकी कंपनी में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू बिल्ड दीज स्किल सेट। आई कीप सेइंग इट कि ये सारे रिसोर्सेज जो है ये बहुत फ्रीली अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, आप क्या देख सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हैं ऑनलाइन कोर्सेज। सो ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि अगेन या तो फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनके बहुत सारे लिंक मेरे लिंक्डइन में ऑलरेडी थे, एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था हमने,
जिसमें जाके आप वो, अगर आपने वो सारे कोर्सेज भी कर लिए तो आपको ESG, सस्टेनेबिलिटी एंड TCFD के बारे में सब कुछ एक बेसिक नॉलेज आपको बहुत आराम से हो जाएगा। कुछ और करने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसमें से बहुत सारे कोर्सेज तो सर्टिफिकेट भी देते हैं जिसको आप अपने CV में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कोर्सेज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, यानी कि जिनका सिलेबस बहुत अच्छा है और वो थोड़े चीप प्राइस में ही हैं, जैसे, और वो आपको कोर्सरा, एडेक्स या उदेमी में अवेलेबल हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड दोज कोर्सेज वो टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, CSR, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल, इनसे रिलेटेड कोर्स आप वहाँ पर ढूंढो, और इफ़ वो बहुत कम प्राइस में, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। नाउ कमिंग टू इंडस्ट्री एसोसिएशन। इंडस्ट्री एसोसिएशन का मतलब है कि GRI, यानी कि CFA इंस्टीट्यूट का जो कोर्स है। नाउ इसमें आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड टू डू दिस कोर्स। CFA का ESG इन्वेस्टमेंट का एक कोर्स अवेलेबल है, वो आपको रिस्क एनालिसिस के लिए भी बताते हैं, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस। इसके अलावा आप चाहते हो तो आप इंडस्ट्री एसोसिएशन का जो GRI का जो फ्री मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि GRI फ्रेमवर्क जो अवेलेबल है, आई वुड सजेस्ट कि आपको एक बार वो रीड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है SASB, और इनके भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आई वोंट से कि कोई कोर्स अवेलेबल है, बट SASB के भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप SASB की वेबसाइट में ही जाओगे तो वो आपको इवन ये तक बता देगा कि किस इंडस्ट्री के क्या क्या मटेरियल टॉपिक होते हैं, तो एटलीस्ट यू विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मटेरियल टॉपिक इज़, और किस इंडस्ट्री का क्या मटेरियल टॉपिक होता है। यू कैन डू अ योर ओन रिसर्च ऑल्सो कि किस बेसिस पे SASB वो मटेरियल टॉपिक को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद ऑफ कोर्स यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि टेड टॉक मिल जाएगा, या क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी छोटी मोटी चीज़ें समझने के लिए। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस सीखने के लिए, एडवांस MS एक्सेल सीखने के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने के लिए, रिस्क एनालिसिस के लिए, ये सब आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। एंड देन कमिंग इट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर श्योर, विच इज़ ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, क्योंकि ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स ने हमें बहुत हेल्प की है मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। मोस्टली तो PwC के जो आर्टिकल्स हैं, आई लाइक देम, क्योंकि वो समराइज वे में कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से बता देते हैं। ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स जो हैं वो आपको बहुत सारे बहुत सारी कंपनी के मिल जाएंगे, और ये ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आप इफ़ यू कीप रीडिंग इट, आप ऐसे भी धीरे धीरे अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड अ जॉब इन ESG फील्ड। करना क्या है आपको, ये भी इससे पहले मतलब इसका एक छोटा मोटा सेक्शन बताया था कि करना क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जब आप ESG फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले आपको एक रिसर्च करनी है, ठीक है। रिसर्च किस चीज़ की करनी है कि क्या क्या कंपनीज अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ESG प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं या प्रैक्टिसेस ESG प्रैक्टिसेस पे काम कर रही हैं। नाउ अगेन यू कैन सी कि आप वो 4 मेजर चंक्स में से किधर जाना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर नेचुरल स्किल सेट में से एक है रीडिंग, आपको रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, दैट मीन्स एनालिस्ट की पोजीशन, यानी कि ESG रेटिंग कंपनीज की तरफ, और या तो फिर कंसल्टिंग की तरफ में से ये दो में से कोई भी जगह पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। रीज़न, रिसर्च, अगर आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा है इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, सेकेंडरी रिसर्च ऑफ कोर्स। तो अगर आप वो रिसर्च कर सकते हो तो रेटिंग इंडस्ट्री में जो जितना ज़्यादा रीड कर सकता है उतना ज़्यादा आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर आप सर्वाइव कर लोगे। सेम गोज़ टू कंसल्टिंग ऑल्सो, क्योंकि रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत रीड करना पड़ता है पहले, इवन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ता है। तो अगर आप रीडिंग कम नेचुरली टू यू, देन ये दोनों मेजर चंक है जहाँ आप सर्वाइव कर सकते हो। उसी तरीके से कंडक्ट रिसर्च का मतलब यही है कि वो स्किल सेट जो आपको लगता है कि आप नेचुरली एक्वायर करते हो, या आपको ये लगता है कि आप थोड़ा सा अगर पुश करोगे तो ये 2-4 स्किल्स आप सीख लोगे, उस स्किल के अराउंड अपने लिस्ट बनाओ कि आप कौन कौन सी कंपनीज हैं Tier 1, 2, 3 करके, कि ये मेरी Tier 1 की कंपनी है जो मेरे स्किल सेट के साथ अलाइन हो रही हैं, ये मेरी Tier 2 की हैं, ये मेरी Tier 3 की हैं। ये ऐसे एक एक्सेल शीट मेंटेन करो कि ये मेरी इतनी कंपनी है, ये 50 कंपनी है जिनमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ,
एंड देन सेकेंड पॉइंट इज नेटवर्किंग, मतलब आप क्या करो, वो ही 50 कंपनी के लोगों से नेटवर्क करना शुरू करो. सी इफ दे आर पोस्टिंग एनी ब्लॉग्स और आर्टिकल, सी इफ एनी हेड ऑफ, उनमें से कोई भी कंपनी का कोई हेड है जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं या कोई वेबिनार ले रहे हैं या कहीं कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं. और इफ़ यू थिंक कि आप उस इंटरव्यू को सुन के आपको कुछ अच्छा लगा, मैसेज देम दैट योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड, when you talked about this, it really inspired me, I would like to connect with you. ऐसे करके you can drop a message to them. This way you can network. और आप अपनी उसी एक्सेल शीट जिसमें आपने टीयर 1 2 3 लिखा हुआ है करके बाइफरकेट कर ली अपनी कंपनी, वहाँ पर उसी के अगेंस्ट में आप लिख लो कि नेटवर्क में आप किन से नेटवर्क कर रहे हो. ठीक है. देन लुक फॉर अ जॉब पोस्टिंग. ऑफ कोर्स अब आप क्या करो, उन्हीं कंपनी के को मतलब वंस इन अ वाइल उनमें विजिट करते रहो, वरना वो आपके लिंक्डइन के फीड में ही आ जाएगा. देखते रहो कि क्या क्या पोस्ट वो मतलब क्या क्या जॉब वो पोस्ट कर रहे हैं, उसमें से क्या क्या आपके लिए सही है, और उन्हें अप्लाई करो. नाउ जब आप उनमें अप्लाई करोगे, डू वन थिंग कि उसमें देखोगे कौन हायर कर रहा है. हमेशा लिखा होता है कि दिस पर्सन इज़ हायरिंग. उस पर्सन के लिंक्डइन प्रोफाइल में जाओ और सी अगर इफ़ यू कैन मैसेज देम दैट hi, I saw this post in LinkedIn and I am really interested in this position and yeah, I would like to apply, here is my CV. ऐसे करके you can directly connect to HR also, because क्या होता है जब हम पोस्ट में डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ से उन्हें HR को बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, बट इफ़ यू आर पर्सनली टॉकिंग टू देम मे बी कि वो आपको थोड़ा हेल्प कर. Now next is that tailor your resume and cover letter. ये हमने पहले भी बोला है, अभी फिर से बोल रहे हैं. As per the roles and responsibilities, अपने रिज्यूमे को हमेशा बदलते रहो. एक ही CV को हर जगह नहीं लगाना है. जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो JD में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने CV में थोड़े से मॉडिफिकेशन करो एंड देन अप्लाई. ओके. Then next is prepare for interviews. Yes, of course, you should prepare for your interviews. Do your homework. चेक करो कि यू कैन यूज़ ग्लासडोर ऑल्सो टू चेक किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, और उनकी प्रिपरेशन करो. टॉप मोस्टली इस तरीके के जॉब्स में थोड़े से टेक्निकल और बहुत ज़्यादा बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा बिहेवियर या एटीट्यूड चेक करने की कोशिश करते हैं. तो make a list of those questions and prepare your answers. Prepare for your interview. Don't think कि directly interview में बैठ के मैं निकाल लूँगा. और ये सारे टिप्स और ट्रिक्स सिर्फ उनके लिए हैं जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट अभी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है. इफ़ यू थिंक कि इतनी मेहनत करे बगैर ही यू विल गेट अ जॉब, इट्स गुड. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 महीना हो गया है, मैं कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहा हूँ बट मुझे नहीं मिल रहा है, देन डू ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स. Now next is how to customize your CV. What should be there in your CV? कैसा दिखना चाहिए if you are applying in a ESG field? First is highlight your relevant experience. इसका मतलब ये है कि जब आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हो और अगर वो एक्सपीरियंस में ऐसे कीवर्ड हैं विच इज़ सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और वेदर यू मतलब अगर आपने इस तरीके की कीवर्ड्स के अराउंड वॉलंटियर वर्क किया हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की हो, या किसी भी तरीके से किया हो, आप अपने पैशन को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपने CV में. तो जब भी आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो रिलेटेड टू ESG फील्ड, ये सारे कीवर्ड्स के अराउंड बहुत ज़्यादा प्ले करो, बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करो कि हाउ एंड वाई आर यू सो मच पैशनेट अबाउट इट. ठीक है. Then next is emphasize on your skills, meaning इसके लिए कौन से स्किल सेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, डेटा एनालिसिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग. अगर आपके पास ये सब स्किल सेट हैं तो इनको हाईलाइट करो, इनको सेपरेटली लिखो या इन पे बहुत एम्फेसाइज करो. ठीक है. यूज़ कीवर्ड्स एज एन कुछ कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स को लिख के, तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्या करते हैं CV शॉर्टलिस्ट करते वक्त, दे आर नॉट डूइंग इट मैनुअली, रादर वो एक ATS सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू रन करते हैं आप CV. तो वो जो ATS सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली CV को शॉर्टलिस्ट करके दे रहा है. तो सिंस इट इज़ अ ऑटोमेटिक प्रोसेस, तो वो लोग
कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और बेसिकली जिनके सीवी में वो कीवर्ड्स होते हैं वो सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं. सो मेक श्योर कि आप अपने सीवी में वो कीवर्ड्स डाल रहे हो. ओके, नेक्स्ट इज कस्टमाइज योर सीवी. आई हैव बीन एम्फेसाइजिंग ऑन इट अ लॉट क्योंकि ये एक्चुअली में वर्क करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2-3 तरीके के जेडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेम सीवी ही मत यूज़ करो. अपने सीवी में थोड़े से मॉडिफिकेशन करते रहो एज पर द जेडी. झूठ मत बोलो, लेकिन जेडी के कीवर्ड्स के साथ अपने सीवी में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करते रहो. लास्टली इज डेमोन्स्ट्रेट योर इम्पैक्ट, मीनिंग टेल स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है देन वहाँ पर आपने अगर कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो वो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू अपने सीवी में बताओ. और अगर आपने जॉब नहीं किया है, आपने कुछ इंटर्नशिप या वॉलंटियरली कोई काम किया है, तो वहाँ पर अगर आपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ. और या तो फिर ये सब नहीं किया है, आप एक स्टूडेंट हो तो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कॉलेज में कुछ ऐसा किया है जिससे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, तो उसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करो अपने सीवी में. ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू गेट नोटिस्ड बाय पोटेंशियल एम्प्लॉयर. या क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छा सीवी बना लें, इतनी सारी मेहनत भी कर ली, उसके बाद भी हमें अगर एम्प्लॉयर नोटिस ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब इतनी मेहनत करने का, राइट? तो उसके लिए देर आर फ्यू थिंग्स लाइक विच आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. उसमें से पहला तो यही है जो उतनी देर से आई हैव बीन टेलिंग, विच इज़ टेलर योर सीवी, राइट? मतलब आपको अपने जो भी सीवी है उसको टेलर करते रहना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अराउंड. फोकस ऑन योर अचीवमेंट, मतलब आपने जो भी अचीवमेंट है, आपकी जो भी इम्पैक्ट क्रिएट किया है उसको डेमोन्स्ट्रेट करो. थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कीप इट कंसाइज. क्या होता है जब हम इतनी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा लिख देते हैं वो सीवी में कि वो सीवी बहुत बड़ा हो जाता है. आई वुड सजेस्ट कि आपका सीवी मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज. कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए. मैक्सिमम लोग जब एचआर जो होते हैं वो जब सीवी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आपने अभी रिसेंटली क्या क्या किया है, तो आपके प्रीवियस रोल में आपने क्या किया है, आपकी मतलब जस्ट बिफोर ईयर 2-4 साल में आपने क्या क्या किया है, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. और इवन एक टाइम के बाद आपका 10th-12th का मार्क्स भी भूल जाता है इंसान. अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो उन्हें बैचलर से भी इतना मतलब नहीं होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जा रहा है तो कीप इट कंसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि ये सब करते करते आपने सीवी 5 पेज का बना दिया. सीवी मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, नाउ यूज एक्शन वर्ब्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डज दिस मीन दैट यूज एक्शन वर्ब्स? मतलब कि आपको अपने सीवी में कुछ एक्शन वर्ब्स यूज़ करने हैं. ये वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो आपके सीवी को एटीएस में हेल्प करते हैं शॉर्टलिस्ट होने के लिए. तो अगर कोई मतलब जो भी एचआर है अगर वो मैनुअली प्रोसेस कर रहा है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बट अगर कोई एचआर एटीएस के थ्रू आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट कर रहा है तो वो एक्शन वर्ब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज इंक्लूड रेलिवेंट सर्टिफिकेशन. Don't forget to include relevant certification, but always remember do not include the certification जो आपने आज से 10 साल पहले अचीव किया है. ठीक है, हमेशा जो सर्टिफिकेट आप अचीव कर रहे हो वो भी लेटेस्ट होने चाहिए. दैट इज़ द रीज़न आपको अपने सीवी को मतलब दैट इज़ द वे यू कैन कीप योर सीवी कंसाइज. ओके, नाउ what are these keywords and what are these action verbs जो आपको हेल्प कर सकते हैं. सो दिस स्लाइड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू. ये कीवर्ड्स हैं सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, CSR, ग्रीन एनर्जी, एथिकल इन्वेस्टिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट. ठीक है, दीज आर द मेजर कीवर्ड्स जो ATS में आपको शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करेंगे. और आई वुड सजेस्ट कि इसमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी इवन आप लिख लो अगर आप रिपोर्टिंग में जाना चाहते हो. बट ये सारे कीवर्ड नहीं यूज़ करने हैं. जिस तरीके के रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ उसी तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ करना है. नाउ कमिंग टू एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स क्या है? डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड, मैनेज्ड और कोऑर्डिनेटेड. ऐसे करके बहुत सारे. ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जब आप सीवी लिख रहे हो तो अपने एक्शन वर्ब्स ऐसे रखो. ठीक है,
आपके एक्शन वर्ब्स ऐसे होने चाहिए, राइट। सो या आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्प करे। अ लॉट मैनी पीपल हैव मैसेज्ड मी यू नो कि सीवी कैसे बनाना है, मैं मैकेनिकल का हूँ तो मैं क्या करूँ अपने सीवी में, मैं इतने टाइम से चाह रहा हूँ कि मेरी जॉब लग जाए पर मेरी जॉब नहीं लग रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो मेरा इस वीडियो का यही एम था कि वो सारे लोग जो ये क्वेश्चंस जिन्होंने पूछे थे, आई होप आपको ये हेल्प करें। इसके अलावा भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो डू राइट इन अ कमेंट बॉक्स। मुझे बताओ कि आपको और क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं जॉब ढूंढने में, ताकि आई वुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि फाइनली क्या करना है, ठीक है, या कैसे आपकी हेल्प करनी है। Now, of course, if you are satisfied, tell others. If not, then tell me in a comment box कि क्या क्या चीज़ें मतलब what kind of improvements should be there in the videos, और क्या होना चाहिए इस चैनल के improve ताकि ये चैनल और improve हो सके। so देर इज़ अ गुड न्यूज़, ये वीडियो के एंड में बताना था। सो बेसिकली एक इस वीडियो के साथ एक लिंक अवेलेबल है। वो लिंक इज़ रिलेटेड टू कि आपको एक सीवी का फॉर्मेट अगर चाहिए कि सीवी कैसा दिखना चाहिए, जिसमें एक टेम्पलेट टाइप का सीवी का, तो वो लिंक में आप क्लिक करो, वो फॉर्म भरो, वो गूगल फॉर्म भरो और आपके पास वो सीवी का टेम्पलेट आ जाएगा। आप अपने ये फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो अगर उन्हें ये सीवी का टेम्पलेट चाहिए, बट ऑफ कोर्स ओनली द फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स ऑफ द चैनल विल गेट द टेम्पलेट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हो तो डू टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल, ओनली देन दे विल गेट द टेम्पलेट। एंड वन मोर थिंग, टॉप 5 और इट इज़ अ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो भी पहले 5 लोग ये गूगल फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, वो फर्स्ट 5 लोगों के सीवी पे के सीवी को आई विल रिव्यू एंड आई विल सजेस्ट देम व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, हाउ टू राइट, एंड इफ दे वांट टू हैव सम कॉन्वर्सेशन विद मी anywhere in a chat or something, we all can communicate. So but this will be only for top 5 people, जो first come first basis, जो भी 5 लोग ये गूगल फॉर्म सबसे पहले भरेंगे, उन 5 लोगों के सीवी को आई विल रिव्यू एंड आई विल tell them everything about their CV. Yeah, so thank you very much.